Hello and welcome to Concepts Made Easy, your go-to space for clear, concise and conceptual learning. I am Dr. Akriti Chugh and in today's session we are going to cover the topic exchange rate systems and its types. So let's get started and make your learning simple and meaningful. So what is exchange rate? Exchange rate basically, say for example, डॉलर और रुपीस के बीच में ये एक एक्सचेंज रेट है. तो ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर $1 सरेंडर कराया जाए तो उस पर 80 रुपीज मिलते हैं. सो आई कैन एक्सचेंज डॉलर फॉर रुपीज और रुपीज फॉर डॉलर. जो भी मेरे पास करेंसी है, से फॉर एग्जांपल क्योंकि मैं इंडियन हूं और मैंने 80 रुपीज सरेंडर कराए तो उसके बदले मुझे $1 मिल जाएगा. तो अगर मुझे $2 चाहिए तो मुझे कितने रुपीज सरेंडर कराने पड़ेंगे? 160 रुपीज सरेंडर कराने पड़ेंगे. सो it's a way a country manages the value of its currency in relation to the foreign currencies. So यही एक क्या है? एक exchange rate है, right? There are several types of exchange rate system. So हमारे पास कुछ types हैं exchange rate system में, each defining how a country manages its currency in relation to foreign currencies. So the main types are, the first type है वो है fixed exchange rate system या pegged system, जिसके अंदर गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करती है यानी फिक्स करके रखती है. सो एक्सचेंज रेट आर केप्ट कांस्टेंट और अलाउड टू मूव ओनली विद इन नैरो लिमिट्स. तो अगर एग्जांपल से था तो $1 80 रुपीज का था तो गवर्नमेंट इसको मेंटेन करके रखेगी, इसको फिक्स करके रखेगी, इसको 81 82 या कम नहीं होने देगी. जैसे ही ये होगा, जैसे ही ये कम ज्यादा होगा तो उस पे गवर्नमेंट अपने इंटरवेंशन करेगी ताकि ये वापस 80 पे ही आ जाए. क्यों? क्योंकि उसका वो क्या है, सिस्टम फॉलो कर रही है, वो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉलो कर रही है, राइट? तो गवर्नमेंट इसको कैसे कंट्रोल कर रही है? गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स द एक्सचेंज रेट. हाउ? बाय डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन द करेंसी. तो सेंट्रल बैंक लोअर करेगा, डेलिबरेटली लोअर करता है अगर करेंसी को अपनी, तो उसको डीवैल्यूएशन कहते हैं, और अगर डेलिबरेटली रेज करता है वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी तो उसको रीवैल्यूएशन कहते हैं. तो एक बार समझ लेते हैं डी वैल्यू का और री वैल्यू का मीनिंग क्या है इन डिटेल. सो डीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन, डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन में क्या हो रहा है? जब डेलिबरेट डिक्रीज किया जा रहा है इन द वैल्यू ऑफ अ कंट्रीज करेंसी बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट खुद अपनी करेंसी को डेलिबरेटली डिक्रीज कर रही है इन अ फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम. मतलब अपने फिक्स रेट सिस्टम को मेंटेन करने के लिए जब वो डेलिबरेटली डिक्रीज या इंक्रीज कर रही है गवर्नमेंट अपनी करेंसी की वैल्यू को, तो उसको डीवैल्यूएशन कहते हैं. अगर वहीं पे डेलिबरेटली इंक्रीज कर रही है उस वैल्यू ऑफ करेंसी को तो उसको क्या कहते हैं? रीवैल्यूएशन. तो यहाँ पे वैल्यू को गवर्नमेंट क्या कर रही है? डेलिबरेटली इंक्रीज करने की ट्राई कर रही है, यहाँ पे वैल्यू को डिक्रीज करने की कोशिश कर रही है. अब इससे होगा क्या, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स पे, इस पे को एग्जांपल से समझ लेते हैं. डीवैल्यूएशन का केस कर रहे हैं हम, पहले डीवैल्यूएशन समझ लेते हैं. डीवैल्यूएशन के केस में एग्जाम्पल ये वाला ले रहे हैं. तो $1 ₹70 का है, उसको बदल के गवर्नमेंट ने डेलिबरेटली वैल्यू को डिक्रीज किया गया है. यहाँ पे रुपीस को गवर्नमेंट ने उसकी वैल्यू को गिराया है. गिराया क्यों है? पहले $1 70 रुपीस का आ जाता था, लेकिन अब क्योंकि गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया और 75 कर दिया तो वही डॉलर अब 75 रुपीज का आता है. तो दैट मीन डॉलर महंगा हो गया और हमारे यहाँ की जो रुपीज है वो क्या हो गई? वो करेंसी की वैल्यू डिक्रीज कर गई. वैल्यू डिक्रीज कर गई, जब हमारी खुद की करेंसी की वैल्यू डिक्रीज कर गई तो क्या चीजें होती हैं? हमारे जो गुड्स हैं, जो इंडियन गुड्स हैं यानी डोमेस्टिक गुड्स जो हैं, डोमेस्टिक गुड्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे?
चीपर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ की करेंसी की वैल्यू डिक्रीज हो गई, तो हमारे गुड्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, गुड्स की क्या हो जाएंगे, सस्ते हो जाएंगे। तो जब हमारे गुड्स सस्ते हो जाएंगे, इससे क्या होगा, हमारे यहाँ पे एक्सपोर्ट्स जो हो जाएंगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि लोग हमारे गुड्स की डिमांड करने लग जाएंगे, क्योंकि हमारे गुड्स क्या हो गए, सस्ते हो गए। ऑन दी अदर हैंड फॉरेन करेंसी की वैल्यू, क्योंकि अगर यहाँ पे रुपीस की वैल्यू गिरी है तो ऑब्वियसली डॉलर की इंक्रीज कर गई होगी, वैल्यू ऑफ डॉलर इंक्रीज कर गई होगी। तो जो फॉरेन गुड्स जो हैं वो एक्सपेंसिव हो जाएंगे, क्योंकि उनकी करेंसी महंगी हो गई, तो फॉरेन गुड्स एक्सपेंसिव हो गए। इससे क्या होगा कि हम इंपोर्ट कम करेंगे, क्यों, क्योंकि उनके गुड्स महंगे हो गए, तो हम महंगी चीज क्यों खरीदेंगे, तो इंपोर्ट्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो यही चीज लिखी है। डोमेस्टिक गुड्स जो हैं वो चीपर हो गए, डोमेस्टिक गुड्स क्या हो गए, चीपर हो गए, और बूस्टिंग एक्सपोर्ट्स, बट इंपोर्ट्स क्या हो गए, महंगे हो गए। यही चीज लिखी है। ये कौन से सिस्टम में डीवैल्यूएशन होती है, डीवैल्यूएशन मतलब गवर्नमेंट कब कंट्रोल करेगी, कब खुद डेलिबरेटली डिक्रीज या इंक्रीज करेगी, जब फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम होगा। इसका पर्पस क्या होता है डिवैल्यूएशन का, इसका पर्पस होता है एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं और इंपोर्ट्स कम होते हैं। तो इसका जो पर्पस है ट्रेड डेफिसिट को कम करने का है और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने का है, और एग्जांपल हमने यही वाला कंसिडर किया है। और अगर रीवैल्यूएशन को समझे, तो रीवैल्यूएशन का मतलब क्या है, जब डेलिब्रेट इंक्रीज कर रही है गवर्नमेंट करेंसी की वैल्यू को इन अ फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो इस पे इम्पैक्ट देखते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का क्या होगा। तो अभी हम ले रहे हैं रीवैल्यूएशन, जिसमें वैल्यू को क्या किया जा रहा है, इंक्रीज किया जा रहा है डेलिबरेटली। तो से फॉर एग्जाम्पल हम यही ले रहे हैं, तो $1 ₹75 का है, और $1 कर दिया गया डेलिबरेटली ₹70 का, क्योंकि फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम को मेंटेन करना है गवर्नमेंट ने। तो वैल्यू इंक्रीज कर गई, किसकी, रुपीस की वैल्यू इंक्रीज कर गई, क्यों, क्योंकि पहले जब $1 ₹75 का आता था, अब से ₹70 में मिल जाता है $1। तो डॉलर जो रुपीस की वैल्यू वो एप्रिशिएट कर गई, बढ़ गई, रीवैल्यू हो गई, और यहाँ पे डॉलर की वैल्यू जो है वो गिर गई एज कंपेयर टू रुपीस। तो जब हमारी खुद की डोमेस्टिक करेंसी इंप्रूव कर जाती है, उसकी वैल्यू इंक्रीज कर जाती है, तो क्या होता है, जब वैल्यू इंक्रीज कर गई रुपीस की, तो हमारे जो गुड्स हैं वो महंगे हो जाएंगे, एक्सपेंसिव हो जाएंगे। किसके गुड्स एक्सपेंसिव हो जाएंगे, डोमेस्टिक के गुड्स एक्सपेंसिव हो जाएंगे। जब हमारे गुड्स महंगे हो जाएंगे तो क्या होगा, हमारे गुड्स महंगे हो गए तो लोग खरीदेंगे ही नहीं, तो एक्सपोर्ट हमारे जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। एंड ऑन दी अदर हैंड जो फॉरेन गुड्स हैं, क्योंकि सामने वाली की करेंसी क्या हो गई, गिर गई है, जब सामने वाली की करेंसी गिर गई तो फॉरेन गुड्स क्या हो जाएंगे, चीपर हो जाएंगे, सस्ते हो जाएंगे। जब सस्ते हो जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे, इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि वहां के जो गुड्स हैं वो क्या हो गए, चीपर हो गए हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सपोर्ट्स कम हो जाते हैं और इंपोर्ट्स क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। ये भी किस में होता है, ये फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है। फिक्स मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट की इंटरवेंशन रहती है। ये क्यों किया जाता है, ताकि जो फॉरेन रिजर्व्स जो हैं एक्सेस हमारे, उसको हम कम कर सकें। और ये एग्जांपल हमने यहीं पे ही ले लिया है, समझा दिया है। तो एक बार ये समझ लेते हैं कि करेंसी सिस्टम कैसा था ब्रेटन वुड सिस्टम में। ब्रेटन वुड सिस्टम में करेंसी सिस्टम कैसा था। सो 1944 से 1971 तक जो यूएस डॉलर था वो गोल्ड के साथ फिक्स था, राइट। तो गोल्ड की वैल्यू बढ़ेगी तो यूएस डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी, इस तरीके से सिस्टम था। कम होगी तो कम होगी, राइट। लेकिन जो यूएस डॉलर की जो वैल्यू, जो और अदर कंट्रीज की जो वैल्यू थी, जो और कंट्रीज थी जो ब्रेटन वुड सिस्टम में थी,
एग्रीमेंट में थी, उन कंट्रीज की करेंसी की वैल्यू यूएस डॉलर के साथ पेग्ड थी। तो यूएस डॉलर तो गोल्ड के साथ फिक्स था, लेकिन बाकी सारी जो कंट्रीज की करेंसी थी वो यूएस डॉलर पे फिक्स थी। तो दैट मीन्स इन कंट्रीज को तो बहुत सारा डॉलर होना चाहिए अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, ताकि ये मेंटेन कर सके फिक्स एक्सचेंज रेट, ताकि ये मेंटेन कर सके फिक्स एक्सचेंज रेट। लेकिन यूएस डॉलर्स के पास क्या, यूएसए के पास क्या होना चाहिए, बहुत सारा गोल्ड का रिजर्व होना चाहिए, ताकि वो इंश्योर कर सके कॉन्फिडेंस इन द सिस्टम एंड टू बैक द डॉलर, राइट। तो ये सिस्टम था करेंसी सिस्टम अंडर ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट अंटिल 1971। मूविंग ऑन, अब फिक्स एक्सचेंज रेट जो मेंटेन किया जा रहा है उसको अगर उससे नीचे गिरता था करेंसी का रेट तो क्या किया जाता, उसको प्रिवेंट कैसे किया जाता था। मतलब डेप्रिसिएशन अगर हो रही है, गवर्नमेंट ने फिक्स एक्सचेंज रेट रखा हुआ है, एग्जाम्पल ले लेते हैं ये वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। तो इन $1 जैसे ₹75 पे फिक्स्ड है, राइट। लेकिन इसकी वैल्यू डेप्रिशिएट कर गई और 80 पे चला गया रुपीस। मतलब जहाँ पे $1 की प्राइस 75 था, अब $1 महंगा हो गया और रुपीस की वैल्यू गिर गई, डॉलर की वैल्यू बढ़ गई क्योंकि वो महंगा हो गया, राइट। अब ये वैल्यू इसकी गिरी क्यों, वैल्यू इसलिए गिरी क्योंकि जो लोग हैं वो अपनी करेंसी को सरेंडर करा रहे हैं, रुपीस को सेल कर रहे हैं और उसके बदले डॉलर को बाय कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। मतलब बाहर घूमने जा रहे हैं, तो जब हम बाहर घूमने जाते हैं हमें क्या करना पड़ता है, रुपीस को सरेंडर कराना पड़ता है और उसके बदले हमें डॉलर्स मिलते हैं, ताकि हम इसी डॉलर को लेके हम बाहर की कंट्रीज में घूमने जाते हैं, ठीक है, यूएसए घूमने जाएंगे, राइट। तो लोग क्या कर रहे हैं, रुपीस को सरेंडर करा रहे हैं और उसके बदले डॉलर को खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी करेंसी जो रुपीस है उसकी वैल्यू कम हो रही है। लेकिन आरबीआई को क्या करना है, उसकी वैल्यू को बढ़ाना है उसको, क्योंकि फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम को मेंटेन रखना है। तो इसके बदले आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई वैल्यू को बढ़ाने के लिए क्या करेगा, इस चीज के ऑपोजिट चीज करेगा, रुपीस को बाय कर लेगा और डॉलर को सेल कर लेगा और दोबारा से फिक्स एक्सचेंज रेट पे पहुंच जाएगा, सिंपल। सो पीपल आर सेलिंग डोमेस्टिक करेंसी एंड बाइंग फॉरेन करेंसी। तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, इससे बिल्कुल ऑपोजिट चीज करेगा जो लोग कर रहे थे, बाय कर लेगा अपनी करेंसी को और सेल कर लेगा डॉलर को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को यूज करके, और फिक्स एक्सचेंज रेट पे पहुंच जाएगा, राइट। और इसकी ऑपोजिट चीज क्या होगी, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम से वैल्यू बढ़ रही है, एप्रिशिएट कर रही है अपनी करेंसी, तो क्या होगा, एप्रिसिएशन के केस में, मतलब $1 जो था वो 75 पे फिक्स है, एप्रिशिएट करेगी तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 70 हो जाएगी। जो 75 पे $1 मिल रहा था अब 70 रुपए में मिल जाता है, 70 पे मिल जाता है। तो दैट मीन्स हमारी जो रुपीस की वैल्यू है वो इंक्रीज कर गई है और जो डॉलर की वैल्यू जो है वो डिक्रीज कर गई एज कंपेयर टू रुपीस। तो वैल्यू इंक्रीज कब कर रही है, मतलब हमारे जो गुड्स हैं, फॉरेनर्स हमारे जो गुड्स हैं उनको बाय कर रहे हैं, मतलब उनको अपने हमारे गुड्स को बाय करेंगे तो उनको रुपीस की डिमांड होगी, तो रुपीस को उनको बाय करना पड़ेगा और डॉलर को उनको सेल करना पड़ेगा, अपनी करेंसी को सरेंडर कराएंगे, रुपीस को खरीदेंगे। तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, इसका जस्ट उल्टा करेगा। क्यों, क्योंकि वो चाहता है कि वैल्यू गिर जाए, वापस से एक्सचेंज रेट 75 पे चला जाए। तो आरबीआई क्या करेगा, रुपीस को सेल कर देगा और डॉलर को खरीद लेगा, ताकि फिक्स एक्सचेंज रेट पे दोबारा से वापस चले जाए। तो ये एग्जाम्पल यहाँ से हमने समझा है, यही वाला एग्जाम्पल यहाँ पे कंसिडर करके इस चीज को हमने समझा है, राइट। इसको एक बार हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम को। इसके अंदर जो बेसिक आपका रहेगा एक ग्राफ जो हम पढ़ते आ रहे हैं बेसिक इकोनॉमिक्स में। तो एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्वांटिटी रहती है
और वाई एक्सिस पे प्राइस रहता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग हमारा डिमांड कर्व है और अपवर्ड स्लोपिंग हमारा सप्लाई कर्व है। और जहां पे डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम मतलब ये प्राइस हमारा सेट है और जहां पे डिमांड और सप्लाई हमारी इंटरसेक्ट कर रही है, और ये क्वांटिटी बेचना चाहिए क्योंकि जहां पे डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट कर रही है यही क्वांटिटी होनी चाहिए और यही इक्विलिब्रियम प्राइस होना चाहिए, राइट। तो इसी बेसिक प्रिंसिपल पे जो हम है हमारा डिमांड एंड सप्लाई, ये मार्केट फोर्सेस कहती हैं। तो यहाँ पे ही करेंसी सिस्टम भी ऐसे ही चलता है डिमांड एंड सप्लाई रूल पे। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे है हमारी क्वांटिटी ऑफ युआन और यहाँ पे है हमारा एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट किसके बीच में है? युआन का अगेंस्ट यूएस डॉलर। तो ये जो प्राइस हैं ये बेसिकली एक्सचेंज रेट्स हैं, एक्सचेंज रेट्स हैं, राइट। तो टेक्निकली डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व जो ओरिजिनल है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ई पॉइंट पे, राइट। ई पॉइंट पे कर रहे हैं तो टेक्निकली एक्सचेंज रेट क्या होना चाहिए? ये पी होना चाहिए और जो क्वांटिटी है वो क्यू होनी चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ने, चाइनीज गवर्नमेंट ने अपने रेट को लोअर कर दिया, पी स्टार पे रखा, पी स्टार पे रखा और Q2 स्टार रखा अपने क्वांटिटी को। तो फिक्स्ड रेट एक्सचेंज रेट पी स्टार वाज सेट लोअर देन द नेचुरल मार्केट रेट पी। तो नेचुरल मार्केट रेट क्या है? हमारा पी है, लेकिन गवर्नमेंट ने कितना सेट किया हुआ है? पी स्टार किया गया, पी स्टार पे किया है। क्यों? क्योंकि हमें पता है अगर एक्सचेंज रेट अपनी वैल्यू को, अगर कोई करेंसी गिराती है, जब अपनी वैल्यू को गिराती है, डी वैल्यू करती है, तो यहाँ के जो गुड्स हैं वो क्या हो जाते हैं? वो चीपर हो जाते हैं, चीपर हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स जो होते हैं वो इंक्रीज करते हैं। तो अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए इसकी जगह जो मार्केट बोल रही है ये प्राइस होना चाहिए, ये एक्सचेंज रेट होना चाहिए, गवर्नमेंट ने डेलिबरेटली पी स्टार किया हुआ था अंटिल 2005। तो एक्सपोर्ट्स तो चीपर हो गए और एंड मोर अट्रैक्टिव हो गए ग्लोबली। एज द डिमांड फॉर चाइनीज एक्सपोर्ट्स ग्रू, जैसे ही डिमांड बढ़ती गई एक्सपोर्ट्स की, तो युआन की तो इंक्रीज करनी चाहिए वैल्यू, कि मेरे गुड्स की जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर रही है, तो उसकी जो करेंसी है वो भी वैल्यू गिरनी चाहिए। लेकिन चाइना इस चीज को रोकता था, नहीं मेरी वैल्यू गिरे और बढ़े ना, मेरी जो एक्सचेंज रेट है वो पी स्टार पे ही रहे। तो कैसे कंट्रोल करता था? टू मेंटेन दिस लोअर रेट चाइना सोल्ड युआन एंड बॉट यूएस डॉलर्स इन दी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो अपनी करेंसी को बेच देना, अपनी करेंसी सरेंडर करा के अपने युआन को सरेंडर करा देता था, सेल कर देता था और उसके बदले डॉलर को खरीद लेता था। डॉलर को खरीदने का मतलब डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी, डॉलर की डिमांड बढ़ गई तो डॉलर की वैल्यू बढ़ जाएगी, और अपनी डॉलर की वैल्यू बढ़ जाएगी तो अपने अपने आप ही जो चाइनीज युआन की जो करेंसी है उसकी एज कंपेयर टू डॉलर गिर जाएगी वैल्यू। तो इसी वजह से चाइना ये कैसे कर पा रहा था? चाइना के पास क्योंकि लार्ज रिजर्व थे यूएस डॉलर के फ्रॉम इट्स एक्सपोर्ट अर्निंग, क्योंकि उसके एक्सपोर्ट बढ़ रहे थे और बढ़ते जा रहे थे, इसी वजह से उसके पास बहुत सारा डॉलर था। तो ये कैसे कर पा रहा था ये काम? ये इसलिए कर पा रहा था क्योंकि उसके पास लार्ज रिजर्व्स बिल्टअप थे, राइट। तो ये एक्सचेंज रेट हमारा जो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में इस तरीके से चाइना कंट्रोल कर रहा था कि वो पी स्टार पे ही रहे और पी पे ना जाए, ताकि उसके एक्सपोर्ट्स बढ़ते रहे। तो इसी इसी वजह से वो कैसे कर रहा था एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए? वो एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए लोअर रेट मेंटेन कर रहा था, और लोअर रेट को मेंटेन करने के लिए अपनी करेंसी को बेच देता था, सोल्ड करता था, और डॉलर की करेंसी को खरीदता था, ताकि इसकी वैल्यू बढ़ी रहे एज कंपेयर टू अपने युआन की, राइट। So what are the advantages of a fixed rate exchange rate system? So first being it gives stability, क्योंकि exchange rate ज़्यादा move नहीं करता, change नहीं होता, तो stability रहती है। नेक्स्ट है इट इज़ गुड फॉर बिजनेसेस, इंटरनेशनली जो ट्रेड कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा टेंशन नहीं है कि एक्सचेंज रेट में चेंजेस आएंगे, तो दे डोंट हैव टू वरी मच। सो जो इंटरनेशनली ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है। नेक्स्ट है ये सिस्टम जो है बहुत सिंपल और क्लियर है, एक ही एक्सचेंज रेट रहेगा और उसको मेंटेन करती रहेगी गवर्नमेंट। इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि सेंट्रल बैंक के पास बहुत रिजर्व्स होने चाहिए, ह्यूज रिजर्व्स होने चाहिए, ताकि वो
टाइम आने पे सप्लाई बढ़ा दे, डिमांड को चेंज कर सके, मॉनिटर कर सके ये मार्केट में, और फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम को मेंटेन करने के लिए अपनी करेंसी या फॉरेन रिजर्व को सेल और बाय कर सके। तो इसका डिसएडवांटेज रहता है, ह्यूज रिजर्व्स चाहिए उसको, सेंट्रल बैंक को। नेक्स्ट है स्पेक्यूलेटिव अटैक हो जाता है, हो सकता है इसके अंदर, जब इन्वेस्टर को सडनली लगे कि ये सस्टेनेबल नहीं है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, और तो वो कंट्री की करेंसी को इतना सेल कर दे इन लार्ज अमाउंट्स कि वो बहुत जल्दी गिर जाए उसकी वैल्यू, तो स्पेक्यूलेटिव अटैक आ जाता है। नेक्स्ट आता है इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस लाइक रिसेशन, इट इज हार्ड टू एडजस्ट द इकोनॉमी बिकॉज द करेंसी कैन नॉट मूव फ्रीली, क्योंकि उसको मेंटेन किया गया है एक फिक्स्ड रेट पे, तो वो अपने आप करेक्ट नहीं कर पाती इकोनॉमी की कंडीशन। तो क्राइसिस के टाइम पे एडजस्ट करना इकोनॉमी को डेलिबरेटली बहुत मुश्किल हो जाता है। So this is it about this lecture on fixed exchange rate system. So we will cover the next types in the subsequent lectures. Thank you so much.